हेलो, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं रोहित सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल GMR कॉम्पिटिशन एज पर आ चुका हूं। आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं। आजकल रेलवे का भी पेपर आ चुका है, NTPC का बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। SBI ने भी अपनी वैकेंसीज को जारी कर दिया। अब से कुछ दिनों पहले 2000 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो दोनों ही पेपर या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपके एक दिवसीय एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो रेलवे का ही क्यों ना हो, इंश्योरेंस का क्यों ना हो, डिफेंस का क्यों ना हो, उन सभी एग्जाम्स में ये जो टॉपिक होता है उसका एक अपना अलग ही वेटेज होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। उसको करने के बहुत सारे फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं, बहुत सारे तरीके वगैरह होते हैं। बचपन में हम इस टॉपिक को पढ़ के आते हैं, जिसका नाम है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपसे कुछ चीजें बताना चाहूंगा, कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग बचपन में मूवियां देखा करते थे, बहुत सारी मूवियां हमने देखी होंगी। जब मैं छोटा था तो मैं मूवी देखा करता था, तो वहां पर एक आंटी हुआ करती थी, अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर विलन के घर अक्सर जाया करती थी। विलन हमारे वही अमरीश अंकल जी हुआ करते थे। तो विलन जो होता था वो आंटी की बहुत सारी बेइज्जती करता था, और जो दोनों छोटे नौनिहाल होते थे बड़े ध्यान से देखते थे कि रुको, अभी 2 घंटे बाद मूवी बढ़ेगी, मैं बड़ा होता हूँ, फिर अपने इस अपमान का बदला वापस लूंगा। कहने का मतलब ये, जब मूवी का सीन आगे बढ़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी, और जब आंटी जी लौट के आती थी तो उनको काफी दुख होता था। तो जाते जाते विलन से वो एक स्टेटमेंट कह के जाती थी कि तुमने आज जो ये अपमान किया है, मेरे इस अपमान का बदला मेरे बच्चे तुमसे सूद समेत वापस लेंगे। यानी आंटी जी के स्टेटमेंट का मतलब ये था कि तुमने जितना अपमान मेरा किया है उतना अपमान तो मेरे बच्चे करेंगे ही करेंगे, जितना बढ़ा के करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा भी करेंगे। वो जो ज्यादा करेंगे उसी को लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं सूद। कहने का मतलब यह है कि वो अपमान जो उन्होंने किया वो तो वापस वो रिटर्न में देंगी ही देंगी, उसके अलावा कुछ एडिशनल भी देंगी, अपमान करेंगी। उसी को हम लोग लोकल लैंग्वेज में सूद कहते हैं, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी ब्याज। ब्याज का कैलकुलेशन 2 तरीके से होता है। अगर आपका ब्याज केवल मूलधन पर लिया जा रहा है, मूलधन का मतलब होता है वो राशि या वो पैसा जो आपने बोरो किया, जो आपने उधार लिया, केवल अगर उस पर लग रहा है तो वो आपका जो ब्याज होता है वो आपका साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन अगर आपका ब्याज मूलधन के साथ साथ मिलने वाले ब्याज पर भी लगने लगे तो वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, जिसको हम लोग CI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको एक्चुअली में चक्रवृद्धि कहते ही इसीलिए है क्योंकि यहां पर चक्र का मतलब होता है साइकिल और वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट। यहां पर एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद कोई एक चीज होती है जो हर बार बढ़ती रहती है। अब वो होता है यहां पर प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्यों होता है ऐसा? तो मान लीजिए आपने 100 रुपए उधार लिया, तो पहले साल आपका जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपए पे लगेगा। अगली बार मान लो आपने 50 रुपए या 20 रुपए ब्याज दिए, तो अगली बार 100 के साथ साथ 20 पर ब्याज लगेगा, यानी अगली बार 120 पर ब्याज लगेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो मूलधन हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। सिमिलरली अगली बार जाओगे तो आपको 24 रुपए ब्याज देने पड़ेंगे 120 का, वो आपका ऐड हो जाएगा, यानी 144 रुपए पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक साइकिल, एक टर्म के बाद, एक कंप्लीट सर्किल के बाद यहाँ जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज करता रहता है। इसलिए हम लोग से कंपाउंड इंटरेस्ट या साइक्लिक इंक्रीमेंट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक छोटा सा ग्राफ देकर आपको चीज समझाना चाहूंगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इंटरेस्ट यानी CI और SI का, और यहां पर ले ले टाइम ड्यूरेशन, और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ होता है वो दोस्तों सीधा जाता है, स्ट्रेट जाता है। स्ट्रेट जिसका स्लोप होता है 45 डिग्री, यानी बिल्कुल लीनियर होता है। ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर 1 साल में 20 है तो 2 साल में 20 ही होगा, 2 साल में 40 होगा, 3 साल में 60 होगा, 4 साल में 80 होगा। लीनियर स्लोप 45 डिग्री होता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ 1 ईयर तक तो सेम रहता है, लेकिन 1 ईयर के बाद ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। e⁻x के ग्राफ की तरह एक्सपोनेंशियली इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि यहां पर जो टाइम होता है वो पावर में होता है। यानी पावर में टाइम है, एक्सपोनेंस में है, पावर में है, तो आपकी चीजें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगी। डबल करोगे स्क्वायर हो जाएगा, ट्रिपल करोगे क्यूब हो जाएगा। जबकि SI में ऐसा नहीं होता है, SI में लीनियर होता है। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट आसान हो जाता है। नाम भी वैसे भी है साधारण ब्याज। 1 साल का ब्याज 10 रुपए, तो हम कहते हैं 2 साल का ब्याज 20 रुपए, इसलिए कहते हैं क्योंकि लीनियर रिलेशन है। 1 साल में 10 तो 2 साल में 20, 3 साल में 30। वो बढ़ेगा जिस रेट से बढ़ेगा, जिस रेशियो से बढ़ेगा, उसी रेशियो से आपका ब्याज बढ़ेगा। फिलहाल हम यहाँ बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं।
दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस मेथड की बात करेंगे वो मेथड होगा आपका रेशियो मेथड। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड्स बताऊंगा, तीनों में जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। तीनों ही अपनी जगह पर काफी अच्छे, काफी वैल्यूएबल है और इनका यूज हम आसानी से कर भी सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड से, जिसका नाम है रेशियो मेथड। और आपकी स्क्रीन पर आपके लिए आज का पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जिसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है। पहले मेथड की बात कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो मेथड, हिंदी में अनुपात विधि कहते हैं। नाम से ही पता चल गया होगा, यहाँ पर हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, यहाँ पर सिंपल रेशियो के कुछ टर्म्स को यूज करेंगे, कुछ रेशियो की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और उसका यूज करते हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास एक छोटा सा मैंने एक पहला एग्जांपल लिया है जिसमें वो कह रहा है कि टाइम की वैल्यू 2 ईयर है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपको 2 ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखा है 840 रुपीज। तो आपसे कह रहा है कि जरा फाइंड आउट करिए कि ये जो जिस पर ये इंटरेस्ट लिया गया है वो प्रिंसिपल क्या रहा होगा और आफ्टर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या रहा होगा। यानी हमारे पास 3 डेटा गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और सीआई की वैल्यू गिवन है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन और सीआई एसआई का डिफरेंस यानी चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो आइए दोस्तों रेशियो मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड को यूज करते समय आपको केवल एक टर्म का ध्यान रखना है, वो है ये जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि है परसेंटेज। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में एक जानकारी समझें आप। जब कभी भी आप क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हो तो लिखा होता है 10% पर एनम, 20% पर एनम, 12% पर एनम। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम यानी 1 साल का है, यानी ये जो 10% है वो 12 महीनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर मुझे 6 मंथ का निकालना हो तो मैं हाफ कर दूंगा, 5% आ जाएगा। अगर मुझे 9 मंथ का निकालना हो तो सिमिलरली ये 12 मंथ का है तो वहां से 9 मंथ की वैल्यू निकाल लूंगा, बिल्कुल यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए। एक नियम हिंदी में जिसे कहते हैं, बचपन में पढ़ा भी होगा कि 10 आम का दाम 12 रुपए तो 4 आम का दाम कितना रुपए, कुछ इस तरह से बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। अभी क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे उन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं और मेथड को समझते हैं और फिर देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं कि और कहां इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इस मेथड के साथ और क्या एडवांटेज है हमारे साथ इस मेथड के साथ। सारी चीजों पर बात करते हुए चलेंगे। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो दोस्तों रेट की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। जो दोस्त पुराने लेक्चर मिस कर चुके हैं वो हमारे पुराने वीडियोस को जाए, जीएमआर कॉम्पिटिशन एक यूट्यूब चैनल, पुराने वीडियोस पे जाए, परसेंटेज के लेक्चर्स देखें। वहां मैंने बताया हुआ है कि जब कभी भी परसेंट को हम लोग रेशियो की फॉर्म में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला जो टर्म होता है वो आपको उस क्वांटिटी के बारे में बताता है जिसका ये परसेंट है, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है यानी जो नीचे वाला टर्म होता है वो आपको बताता है किसके रेस्पेक्ट में है यानी किसके सापेक्ष में है। तो चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब ये परसेंट है इंटरेस्ट का, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा जबकि जो डिनोमिनेटर है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ऊपर वाला टर्म ब्याज को बता रहा है और नीचे वाला टर्म मूलधन को बता रहा है। आपका जो डिनोमिनेटर है वो मूलधन को बारे में बताता है और ये जो अंश है जो न्यूमरेटर है वो आपको ब्याज के बारे में बताता है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस रेट से निकल के आती है, लेकिन ये जो डेटा होता है वो केवल 1 ईयर का होता है क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता, 6 महीने का होता तो ये डेटा भी 6 महीने का आता, क्वार्टरली होता तो ये डेटा भी क्वार्टरली ही आता। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते समय कि सीआई में जो भी रिलेशन होता है वो मूलधन का मिश्रधन के साथ होता है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखते हैं बेसिक वो लिखते हैं अमाउंट बराबर P1 + R/100 टू द पावर n। बचपन में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आते हैं, यूज भी करते हैं हम लोग इसे, अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। चीजें वही है, थोड़ा सा अप्रोच अलग है। तो वहां पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट = P1 + R/100 की पावर n। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, यहाँ पर मिश्रधन का संबंध है, मिश्रधन का रिलेशन है प्रिंसिपल यानी मूलधन के साथ, रेट के साथ, टाइम के साथ, और टाइम यहाँ पावर में है। इसलिए मैंने कहा था कि सीआई जो होता है वो एक्सपोनेंशियली रिलेट करता है क्योंकि यहाँ टाइम एक्सपोनेंशियल यानी पावर में होता है। अब करने का तरीका क्या है, तो आपको एक तरफ लिखना है प्रिंसिपल और एक तरफ लिखना है अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन। रेट के हिसाब से मेरा मूलधन है 10 रुपए और मैंने 1 रुपए ब्याज दिया। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन 10, 1 रुपए ब्याज, मतलब मुझे 11 रुपए लौटाने थे। ये मैंने डेटा लिख लिया और ये डेटा केवल 1 ईयर का है, 1 साल का है। चूंकि क्वेश्चन 2 साल का है तो हमें इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है यानी स्क्वायर करना है।
तो चूंकि क्वेश्चन 2 साल का था तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो। तो ये हो गया 100 और ये हो गया दोस्तों 121, बस हमारा काम हो गया। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए होंगे 10% ब्याज की दर से, तो आप जब इसे 2 साल बाद लौटाओगे तो आपको 121 रुपए लौटाने पड़ेंगे। यानी मूलधन अगर 100 रुपए है तो आपका मिश्र धन 121, अमाउंट 121 है, तो 100 लिया 121 लौटाया, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वही आपका होता है ब्याज, और यहां पर जो एक्स्ट्रा है वो 21 है। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है वो है 21 यूनिट, क्योंकि ये मैंने माना है, ये मेरी मानी गई वैल्यू है। तो चलो आओ जरा साधारण ब्याज भी निकाल ले। साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है, 1 साल का, और मेरा प्रिंसिपल 100 है। चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, दोनों प्रिंसिपल पे ही लगता है। तो अगर मैं 100 का 1/10 कैलकुलेट करूं तो 100 का 1/10 होता है 10। तो 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपए, तो 2 साल का 20 रुपए, क्योंकि लीनियर रिलेशन होता है। यानी हमारे पास 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 100 का 1/10, ये तो 1 साल का हो गया, इंटू 2, यानी 20 यूनिट। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा। सबसे पहले आपको रेट को रेशियो में चेंज करना है। डिनोमिनेटर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 ईयर का डेटा है। तो 10 रुपीज लिया, 1 रुपीज इंटरेस्ट, यानी 11 रुपीज हमने लौटाया। ऐसा 2 साल तक था, 2 बार मल्टीप्लाई किया। अगर 3 साल होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने के बाद 100 और 121 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा स्क्वायर वैल्यूज है। 10 का स्क्वायर सबको पता होता है, 11 का स्क्वायर सबको पता होता है। यानी 100 रुपए लिया, 121 रुपए हमने वापस किया, तो हमने जो ब्याज दिया वो 21 यूनिट दिया, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ब्याज की दर 1/10 से, मूलधन मेरा 100 रुपए है, तो 100 का 1/10 होता है 10। ये 1 ईयर का था, चूंकि 2 ईयर का पूछ रहा है, इंटू 2 कर दिया, यानी 20 यूनिट्स आ गया। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस आपको रिलेट करना है क्वेश्चन में और आपको आंसर निकालना है। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है सीआई आफ्टर 2 ईयर 840 रुपीज। मेरे डेटा में जो सीआई आफ्टर 2 ईयर वो 21 यूनिट है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा 21 यूनिट जो है उसकी वैल्यू 840 रुपीज के बराबर है। यानी जो मेरा 1 यूनिट होगा उसकी वैल्यू 840 अपॉन 21, यानी 40 रुपए के बराबर होगी, 40 रुपीज। यानी जो मेरा 1 रुपए है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 40 रुपए के बराबर है। अब आपको सारे डेटा को 40 से मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एग्जांपल के तौर पर या आइए जरा देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मेरा प्रिंसिपल चूंकि 100 यूनिट है, तो 100 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपीज है, तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 4000 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। सेकंड पूछा है डिफरेंस सीआई और एसआई का। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो सीआई आपकी 21 यूनिट है, एसआई आपकी 20 यूनिट है। अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 21 माइनस 20 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू चूंकि 40 है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 रुपीज, और ये हो जाएगा आपका आंसर। कहने का मतलब ये है, मेरा सिंपल से जो लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों देखो सीधी सी बात है, मैथ्स काफी एक इंटरेस्टिंग और काफी एक आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आपके अंदर सीखने की लालसा है तो आप ऐसी चीजें खुद से डेवलप कर सकते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला बनाना, कोई बहुत बड़ा तीर मारने का काम नहीं होता। जादू निकालना, ट्रिक्स निकालना, ये सारे टर्म्स होते हैं आपको इंप्रेस करने के लिए। हमेशा चीजों को फोकस करें, चीजों को समझने का ध्यान रखें। और मैं यहाँ पर ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर इसीलिए हूँ ताकि हम चीजों को डेप्थ में जाके समझें और उनको यूज करते हुए अपने हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड करते हुए अपने हिसाब से नए नए मेथड तलाशें, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए और सारे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो। तो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। वीडियोस पसंद आए अपने कमेंट भी कर सकते हैं आप। और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस ऑनलाइन जल्दी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूं विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के भी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। जो दोस्त लखनऊ के आसपास में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं, उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को अटेंड करें, जो कि वहां पर भी आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपके क्लासेस मिलेंगी। इंडिविजुअल क्लासेस भी अवेलेबल हैं मैथ्स की, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, जो कि अभी मॉर्निंग में 6:30 से भी चलता है, 10:30 से भी है और 2:30 से भी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप आके हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल था। आइए जरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आइए बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, जो कि हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है।
बोर्ड पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, टाइम है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 होल 1/2%, जिसको 12.5% कहा जाता है। ये भी पर एनम ही है, यानी 12.5%, जिसकी रेशियो वैल्यू 1/8 होती है, जो कि मैं आपको बता दे रहा, परसेंट में भी आपने पढ़ा भी होगा। इस बार मुझे प्रिंसिपल दे रखा है 10,240 रुपीज, और मुझसे कह रहा है कि जरा बताइए कि सीआई क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, और सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होगा आफ्टर 3 ईयर। तो आइए अपने उसी मेथड को यूज करते हैं, बिल्कुल आसान सा। एक तरफ लिखते हैं प्रिंसिपल, एक तरफ लिखते हैं अमाउंट, और 12.5% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/8, यानी ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरा प्रिंसिपल है, मूलधन और ब्याज, और वो भी 1 ईयर का। मतलब मेरा मूलधन 8 रुपए, तो 1 रुपए ब्याज दिया हमने, यानी जो अमाउंट देंगे वो 9 रुपए का देंगे। ऐसा चूंकि 3 साल वो कह रहा है, तो 8 9 8 9। दोस्तों ये आपको लिखना नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए इसे लिख रहा, क्योंकि हर साल रेट सेम है, तो हमने 3 बार लिखा। आप डायरेक्ट क्यूब कर दो ना, आपको लिखने की क्या जरूरत है। और ये सब चीजें डायरेक्ट लिखनी होती है कि 1/8 है, 8 का क्यूब लिख दो, 1 रुपीज इंटरेस्ट है, 9 का क्यूब लिख दो, अमाउंट हो गया। 8 का क्यूब दोस्तों निकाला, आ गया 512 और 729। इसका मतलब मेरा अगर प्रिंसिपल 512 यूनिट है, तो मेरा जो अमाउंट है वो 729 यूनिट है। तो अगर मुझसे सीआई की बात करूं, वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालूं अपने डेटा के अकॉर्डिंग, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूंगा, मेरा डेटा आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो 217 रुपीज, ये हो गया मेरा सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो एसआई भी निकाल ले। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 1/8, और मेरा प्रिंसिपल है 512। अगर मैं 512 का 1/8 निकालता हूं, तो 512 का 1/8 होता है, वो होता है 64, और ये 1 ईयर का है, तो इंटू 3। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो ये आएगा 64 इंटू 3, 12192। तो सीआई भी आ चुका है, एसआई भी आ चुका है, दोनों वैल्यूज आ चुकी है। आइए जरा रेट करते हो, देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फिर से रिपीट कर दे रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8, 8 रुपए प्रिंसिपल, 1 रुपए ब्याज, तो अमाउंट 9 रुपीज। 3 साल है, हमने क्यूब किया, इसका क्यूब 512, इसका क्यूब 729। 729 माइनस 512 कर दिया 217, ये जो है वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आया। एसआई निकालना है, प्रिंसिपल 512 है, उसका 1/8 निकाला, जो कि आता है 64। तो 64 1 ईयर का चूंकि इंटरेस्ट है, एसआई है, लीनियर होता है, तो 3 साल का 64 इंटू 3 कर दिया, 12 2 कैरी गया 1, 18 प्लस 1 192 यूनिट आपका हो गया एसआई, यानी साधारण ब्याज। इस बार क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल गिवन है, यानी मूलधन गिवन है, और जो मेरा प्रिंसिपल है वो है 512, यानी मैं कह सकता हूं कि 512 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों, वो है 10240 रुपीज। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो होगी 10240 अपॉन 512। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये आ जाएगा 20 रुपीज। यानी मेरे क्वेश्चन में जो मैंने डेटा माना है, वहां पर जो 1 रुपए की वैल्यू है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 20 रुपए के बराबर है। यानी मुझसे जो भी पूछ रहा है, अगर मैं उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं, हमसे पहले पूछा गया है कि सीआई बताइए 3 साल के बाद क्या होगा। तो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग 3 साल का सीआई 217 है, तो मेरा आंसर होगा 217 इंटू 20, यानी 14 3 और 4 0, 4340 रुपीज। ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के बाद। कह रहा है कि बताइए कि 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो जो हमारा डेटा आया है, वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट 217 है, सिंपल इंटरेस्ट 192 यूनिट है। इसका डिफरेंस लिया, और 1 यूनिट की वैल्यू चूंकि 20 रुपीज है, तो हमने इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 8 कम है 200 से, और ये 17 ज्यादा है, यानी 25 इंटू 20 कर दिया, यानी 500 रुपीज हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों हमने इतनी आसानी से इसे भी सॉल्व कर लिया, रेशियो मेथड का यूज किया। ये पहला मेथड है, थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी अभी आगे आने वाले, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे इस लेक्चर्स को देखते रहे। आगे जो भी वीडियोज आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट्स हुआ करे वो आपके पास तुरंत पहुंचा करे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 साल गिवन था, रेट गिवन था और प्रिंसिपल गिवन था। हमने रेशियो मेथड का यूज करते हुए 3 साल का सीआई और निकाल लिया, और 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल लिया। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न ये उठता है कि चलो ये मेथड का हम यूज करके तो हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, कंपाउंड टेस्ट भी निकाल ले रहे हैं और कंपाउंड टेस्ट सिंपल टेस्ट का डिफरेंस भी निकाल ले रहे हैं। ये तो चलो हमने यूज कर लिया, लेकिन अगर क्या हो कि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो
जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो ब्याज की दर है वो अलग अलग वर्षों में अलग अलग हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो डिफरेंट ईयर्स के लिए। यहां तो सेम था, 3 साल है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 ही था। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो उस तरह के क्वेश्चंस में क्या यह मेथड अप्लीकेबल होता है? तो मेरा जवाब आपके लिए होगा जी हाँ, बिल्कुल अप्लीकेबल होता है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं उसी तरह का और उसको सॉल्व करते हैं अपने इसी रेशियो मेथड की तरफ की हेल्प से। तो अगला एग्जांपल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। आइए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। तो हमारे पास डेटा जो गिवन है थर्ड क्वेश्चन में या थर्ड एग्जांपल में, वो कह रहा है टाइम तो 3 ईयर है बट तीनों साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी जो ब्याज की दर है वो अलग अलग है। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है यानी 10% है, दूसरे साल का 20% है, तीसरे साल का 25%, यानी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए। इस बार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 400 रुपए 3 साल के बाद। यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने, वो 3 साल के बाद है। आप जब भी सॉल्व करें नोट्स बनाए तो वहां नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 400 रुपए गिवन है और मुझसे कह रहा है कि जरा बताओ प्रिंसिपल क्या रहा होगा जिस पर ये ब्याज दिया जा रहा है अलग अलग ब्याज की दरों से, और कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर क्या रहा होगा, 3 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहा होगा। दोस्तों अगर ये ध्यान दिया जाए तो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का रिलेशन होता है और हम रेट का यूज करते थे रेशियो की फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। आपको पता है 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है और 25% का मतलब 1/4 होता है। बस आपको वही लॉजिक यूज करना और आंसर बताना है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं वही चीज लिखता हूं, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन, जो कि रिलेशन होता है सीआई में। अब मैं केवल फर्स्ट ईयर की बात कर रहा। अगर फर्स्ट ईयर में मेरा प्रिंसिपल 10 रुपीज है तो मुझे 1 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ा, यानी मेरा जो अमाउंट हुआ वो 11 रुपीज हो गया। इस बार स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बार हर साल रेट सेम नहीं है। ये तो फर्स्ट ईयर का डेटा हमने लिख लिया, जब सेम था तो यही डेटा फिर से लिखना होता था, इसलिए हम लोग स्क्वायर करते थे। बट यहां पर सेकंड ईयर का रेट 20% है, दैट मींस 1/5, मतलब सेकंड ईयर के लिए अगर मेरा प्रिंसिपल 5 रुपए है तो मेरा इंटरेस्ट 1 रुपीज होगा, यानी मेरा अमाउंट जो होगा वो 6 रुपीज होगा। थर्ड ईयर पर सिमिलरली चलते हैं। तो थर्ड ईयर में अगर मेरा प्रिंसिपल 4 रुपए है तो इंटरेस्ट 1 रुपीज, यानी मेरा जो प्रिंसिपल होगा अमाउंट होगा वो होगा 5 रुपीज। तो हमने दोस्तों तीनों साल का डेटा लिख लिया। इस बार डेटा सारे अलग अलग है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। जब मैंने परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया था तो ये मेथड आपको बताया भी था, जो x+y फॉर्मूला होता है उसको रिप्लेस करके हमने इस रेशियो का यूज किया था। और मैंने आपसे कहा था कि ये सक्सेसिव के केस में लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक सक्सेसिव का केस होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो चीजें चेंज होती है वो हमेशा न्यू वैल्यूज पर होती हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इधर की किसी भी वैल्यू को आप चाहो तो इधर की किसी भी वैल्यू से कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूं तो यहाँ 5 और 5 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 6 और 4 को भी कटा सकता हूँ। तो आपका मन करे तो आप कटा सकते हो, ना मन करे तो नहीं कटाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्चुअली में रेशियो होता है। तो चलो मैं एक वैल्यूज कटा दे रहा 5 और 5। आप इस बात से मत कंफ्यूज होना कि मैंने 4 और 6 क्यों नहीं कटाया। आपका मन करे आप कटा लेना, मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं नहीं कटा रहा। आपका मन करे तो आप कटा लेना। वैसे भी नरसंहार करना बहुत ही गलत बात होती है, काटा पीटा कर लेना वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो चलो मैंने 5 और 5 कैंसिल आउट कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 4 होता है 40 रुपीज और 11 × 6 होता है 66। इसका मतलब साफ है कि अगर मैं 40 रुपए उधार लेता हूं और डिफरेंट रेट से 10%, 20%, 25% की रेट से 3 साल में जब मैं इस पैसे को वापस लौटाऊंगा तो 40 रुपीज के साथ साथ जब मैं इंटरेस्ट भी दूंगा तो टोटल अमाउंट मुझे 66 रुपीज देना पड़ेगा। यानी यहां जो सीआई आएगा दोस्तों वो आएगा 26 यूनिट। कोई फर्क नहीं, बाकी सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ऐसा ही निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अब देखो दोस्तों मेरा प्रिंसिपल तो 40 रुपीज है। अब मैं फर्स्ट ईयर का एसआई निकालना। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है। अगर मैं 40 का 1/10 निकालूं तो आएगा 4 रुपीज। ये है फर्स्ट ईयर का एसआई। सेकेंड ईयर में चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, 1/5 हो गया। अगर मैं 40 का 1/5 निकालूं तो दोस्तों आएगा 8 रुपए। थर्ड ईयर में चला जाऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 है और मेरा प्रिंसिपल 40 है। 40 का 1/4 निकालो दोस्तों, आंसर आएगा 10। यानी जो मेरा एसआई आएगा वो आएगा 22 यूनिट। तो दोस्तों मैंने अपने डेटा में सीआई भी निकाल लिया, मैंने अपने डेटा में एसआई भी निकाल लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट भी था, उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रोसेस सेम यूज किया गया, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस रिलेट करना बाकी रह गया है। अब आइए जरा रिलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है 400 रुपए। और अगर मैं इस डेटा पर ध्यान दूं
तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 26 यूनिट है और सिंपल इंटरेस्ट 22 यूनिट है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट का है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो 4 यूनिट का डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस 4 यूनिट का है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 400 रुपीज। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा 1 यूनिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज। ये मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे कह रहा है कि जरा बताइए प्रिंसिपल कितना रहा होगा। तो मेरे डेटा में प्रिंसिपल 40 है और 40 यूनिट है प्रिंसिपल, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए, तो 40 इंटू 100 यानी 4000 रुपीज हमारे पास ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। सिमिलरली वो कह रहा है CI बताइए 3 ईयर के बाद, तो मेरा CI तो 26 यूनिट है। तो अगर मैं 26 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपीज है, मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है 2600 रुपीज, जो कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3 सालों के बाद, और ये हमारे पास प्रिंसिपल आया जिस पर हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। तो दोस्तों उतनी आसानी से हमने इस प्रोसेस को यूज किया जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था डिफरेंट ईयर्स में। तो ये प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो मेथड है ये आपका नॉर्मल क्वेश्चंस पे भी लग जाता है। रेट जब फ्रैक्शनल होते हैं तो भी एप्लीकेबल होता है, हर साल में रेट डिफरेंट हो तो भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन फिर मन में वही प्रश्न उठता है कि क्या होगा, क्या हम इस मेथड को यूज कर पाएंगे जब टाइम कंप्लीट ईयर ना हो, यानी टाइम कुछ इस तरह से हो 1 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, इस तरह से। तो अगर ये मिड ईयर वाले क्वेश्चंस आ जाए जहां पर डिफरेंस पूछ ले, CI पूछ ले, SI पूछ ले, दोस्तों बहुत सारी बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे लोग फॉर्मूलाज वगैरह बताते हैं। तो फॉर्मूले हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, आपको हर कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला रखना पड़ेगा, बट हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मैंने अपने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में कहा था आप हमारे साथ जुड़िए, हम पूरे अर्थमेटिक को बिना फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे, छोटी छोटी बातें यूज करेंगे जो बचपन में हमने कभी पढ़ी थी, उसी को हम लोग शॉर्टकट जुगाड़ के नाम से आजकल जानते हैं, उसी को यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये टाइम जो 3 ईयर था ये 3 ईयर ना हो गया 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 7 मंथ, 8 मंथ, इस तरह से मिड ईयर्स के टाइम हो, तो क्या ये मेथड एप्लीकेबल है? तो दोस्तों मेरा जवाब फिर से वही होगा कि जी हाँ, ये मेथड इस तरह के भी क्वेश्चन एप्लीकेबल है जहां पर टाइम कोई कंप्लीट ईयर नहीं होता। तो आइए जरा देखते हैं कि अगर कंप्लीट ईयर नहीं है तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने नए एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जांपल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तो चौथे एग्जांपल में बात करूं तो चौथे एग्जांपल में जो हमारे पास डेटा गिवन है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। इस बार टाइम है 1 ईयर 4 मंथ, 1 साल 4 महीने, यानी ये एक इनकम्प्लीट ईयर है। 1 ईयर तो कंप्लीट है बट 4 मंथ आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, यानी 15% वार्षिक, यानी ये पूरे के पूरे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें प्रिंसिपल गिवन है, चलो 8000 रुपीज। हमसे कह रहा है कि जरा बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर 4 मंथ क्या होगा, 1 साल 4 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा। और मुझसे डिफरेंस भी पूछ रहा है 1 ईयर 4 मंथ का। अगर आप नॉर्मली फॉर्मूले में जाएं तो आपको नॉर्मली 1 ईयर 4 मंथ के डिफरेंस का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो बुक्स वगैरह में फॉर्मूला गिवन होते हैं वो 2 ईयर 3 ईयर के गिवन होते हैं, बट इस तरह के मिड ईयर्स में आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। और अगर मिल भी गए तो आप कितने फॉर्मूले याद करोगे। 1 ईयर 4 मंथ का अलग होगा, 1 ईयर 6 मंथ का अलग होगा, 2 ईयर 6 मंथ का अलग होगा, 2 ईयर 3 मंथ का अलग होगा। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे फॉर्मूले याद रखो। तो आइए अपने उसी मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले कंप्लीट ईयर का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो। 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, आपको पता है पर एनम होता है, यानी 15%, जिसकी वैल्यू होती है 3/20। 1 साल के लिए तो 15% पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन जो अगला 4 मंथ है, अगला जो 4 महीना है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। और आपको पता है कि ये जो 15% है ये 12 मंथ का है। आपको 12 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% गिवन है और आपको चाहिए केवल 4 मंथ का। तो 1 मंथ का अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 15/12 यानी 5/4 आएगा। और अगर आपको चाहिए 4 मंथ का, तो अगर आप 4 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो तो 5/4 इंटू 4 यानी आपको मिलेगा 5%। और ये सिंपल सा यूनिटरी मेथड की तरह भी है, आपको पता ही यूनिटरी मेथड ही है कि 12 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, हमें चाहिए 4 मंथ का। 4 मंथ 12 का 1/3 होता है, तो 15 का 1/3 होता है 5%। यानी मैं कह सकता हूं कि अगले 4 महीनों के लिए जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा केवल 5%, जिसकी वैल्यू होती है 1/20। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा। सबसे पहले आप कंप्लीट ईयर तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे। 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, हमने लिख लिया।
और अगले 4 मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम निकालते हैं। हमारे पास 1 ईयर यानी 12 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%, तो हमने निकाल लिया 1 ईयर का और 4 मंथ का। तो 4 मंथ का रिक्वायरमेंट थी तो हमने 4 मंथ का निकाल लिया, 5% आ गया। अब मेरे पास दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुके हैं, 1 ईयर के भी 4 मंथ के भी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जिस तरह से आपने डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इसको भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व करना है। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। एक तरफ लिखते हैं प्रिंसिपल, एक तरफ लिखते हैं अमाउंट। तो पहले ईयर की मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में अगर प्रिंसिपल 20 है तो आपको इंटरेस्ट मिला 3 यानी 23। 1 ईयर का डेटा हो गया। अच्छा मान लो अगर 2 ईयर 4 मंथ होता, तो 2 ईयर 4 मंथ होता तो 1 ईयर का ये, सेकेंड ईयर का भी यही होता, तो ये वैल्यू 2 बार लिखी जाती, 2 ईयर के लिए और 4 मंथ के लिए ये लिखी जाती। हमारे पास 1 ईयर 4 मंथ है तो 1 ईयर का डेटा लिख लिया, बस 4 मंथ बचा हुआ है। 4 मंथ के लिए प्रिंसिपल अगर 20 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, तो आपको अमाउंट मिलेगा 21। ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया अमाउंट। वही पुराना काम, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया 400 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 483 रुपीज आ गया। तो हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों आ चुका है, यानी यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो आया 83 यूनिट। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट ईयर का 20 प्रिंसिपल, 3 इंटरेस्ट, अमाउंट 23। 4 मंथ के लिए 20 प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 1 यानी अमाउंट 21। वही पुराना काम, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, हमारे पास प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई आ गया। याद रहे यहाँ जो भी डेटा आया है वो आपका 1 ईयर 4 मंथ का ही है, यानी आपका क्वेश्चन 1 ईयर 4 मंथ का है, या सारी चीजें 1 ईयर 4 मंथ की चल रही हैं। अब एसआई की बात कर लेते हैं कि 1 ईयर 4 मंथ के बाद एसआई क्या होगा। तो बिल्कुल एसआई भी वही निकाली। फर्स्ट ईयर के लिए 3/20 है। अगर मैं 400 का 3/20 निकालूं, ये तो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ एसआई आ गया, प्लस सेकेंड ईयर के लिए मुझे 400 का, 4 मंथ के लिए 400 का 1/20 निकालना होगा। यानी मेरे पास जो एसआई आएगा वो आएगा 60 + 20 यानी 80 यूनिट। तो मेरे पास सीआई भी आ गया, मेरे पास एसआई भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, अमाउंट भी आ गया। मेरे डेटा के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं, आंसर निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है इस बार प्रिंसिपल 8000, हमारा प्रिंसिपल 400 है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 8000 रुपीज। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो वो हमारे पास आ जाएगा 20 रुपीज। डिवाइड कर दिया, 20 रुपीज आ गया, यानी बस मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना और हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो चलो आओ जरा आंसर भी निकाल लेते हैं। पहला है सीआई आफ्टर 1 ईयर 4 मंथ, जो कि हमारे पास है 83 यूनिट, यानी सीआई की वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 83 × 20 रुपीज, यानी 6610, 1660 रुपए। ये हो गया हमारे पास आंसर। सेकेंड है डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, 83 यूनिट सीआई है, 80 यूनिट एसआई है। 83 और 80 का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, सीआई माइनस एसआई, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज है, जो कि मैं यहां निकाल चुका हूं। तो मल्टीप्लाई कर दे 3 × 20 यानी 60 रुपीज का डिफरेंस आएगा सीआई और एसआई में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, जो हमारा फर्स्ट मेथड था रेशियो मेथड, इसको हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन में लगाया। रेट सही था, होल नंबर था, टाइम होल नंबर था, अप्लीकेबल था। रेट जब फ्रैक्शन में थे 12.5%, 33 से 1/3%, वहां पर भी हमने आसानी से लगाया। जब हमारे पास रेट अलग अलग थे तो भी हमने इसे यूज कर लिया। और जब रेट मिड ईयर थे, टाइम मिड ईयर था, 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, इस तरह से क्वेश्चन, और 2 ईयर 4 मंथ, तो वहां पर भी ये मेथड आपका अप्लीकेबल होता है। अब सवाल मन में फिर से क्वेश्चन उठता है कि क्या ये मेथड हाफ ईयरली और क्वार्टरली के प्रोसेस में या क्वेश्चंस में अप्लीकेबल होगा? तो मेरा जवाब दोस्तों आपके लिए फिर से वही होगा कि ये मेथड आपके हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस में भी बिल्कुल इसी तरह से अप्लीकेबल होगा। तो आइए जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हाफ ईयरली का भी, और उसे भी समझ लेते हैं। तो अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगले एग्जांपल पर हम अगर ध्यान दें तो हमारे पास इस बार टाइम गिवन है 1 ईयर 6 मंथ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 20%। नॉर्मली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम ही गिवन होता है, और आपको फाइंड आउट भी अगर करना पड़े तो पर एनम ही करना होता है। प्रिंसिपल की वैल्यू इस बार मुझे गिवन है 20,000 रुपीज, और हमसे कह रहा है कि जरा बताइए कि सीआई हाफ ईयरली क्या होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का मतलब होता है कि अगर आपका ब्याज हर 6 महीने के बाद लिया जाए तो वो हाफ ईयरली कहलाता है, हर 1 साल के बाद लिया जाए तो वो एनुअल कहलाता है, हर 3 महीने के बाद लिया जाए तो वो क्वार्टरली कहलाता है। अब आप सोचोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर 1 साल के बाद ब्याज लोगे तो आपका प्रिंसिपल 1 साल के बाद बढ़ेगा, तो आपको ब्याज थोड़ा सा एज कंपैरिजन कम देना पड़ेगा,
लेकिन अगर ब्याज आप 6 महीने के बाद दोगे तो आपका प्रिंसिपल 6 महीने ही बाद बढ़ जाएगा, तो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। जबकि क्वार्टरली में आपको इंटरेस्ट 3 महीने बाद देना पड़ता है, तो आपका प्रिंसिपल भी 3 महीने बाद बढ़ जाएगा, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। और इसलिए मैं क्लास में कहता भी और आपसे भी यही कहूंगा कि किसी सेम प्रिंसिपल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टरली वाला इंटरेस्ट हाफ ईयरली से ज्यादा होता है और हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट एनुअल वाले से ज्यादा होता है। तो आइए, क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है, पेन आपके पास है, मार्कर मेरे पास है, बोर्ड मेरे पास, कॉपी आपके पास। तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट निपटाते हैं, बिल्कुल अपने उसी रेशियो मेथड की हेल्प से। तो दोस्तों वही पुराना काम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, बचपन में जब हम फॉर्मूले पढ़ते थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, हाफ ईयरली के, क्वार्टरली के, तो अगर आपने फॉर्मूले पे नजर डाली हो या बचपन में जो गुरुजी हमारे बताते थे, तो वो यही कहा करते थे कि हाफ ईयरली में रेट को आधा करना है, टाइम को डबल करना है, क्वार्टरली में रेट को 1/4 कर देना है और टाइम को 4 टाइम्स करना है। कहने का मतलब ये था कि जब क्वेश्चन हाफ ईयरली का या एनुअल का हो या आपका क्वार्टरली का हो, तो चेंज केवल 2 चीजों में आता है, टाइम में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली में आधा होता है, टाइम डबल होता है, क्वार्टरली में 1/4 हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 4 टाइम्स हो जाता है। तो आपको भी यहां पर उसी को बस चेंज करना है, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। तो अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो होना चाहिए 3 हाफ ईयरली, क्योंकि 1 साल 6 महीने में 3 हाफ ईयरली होते हैं, 18 महीने 6 महीने का 1 हाफ ईयरली, 18 महीने यानी 3 हाफ ईयरली हो गया। हाफ ईयरली में चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, आधा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ये 20% 12 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 मंथ का ऑब्वियस सी बात है आधा हो जाएगा, यानी 10% हो गया। बाकी सारी वैल्यूज वही रहेंगी, प्रिंसिपल आपका 20,000 ही है, और जो आपको निकालना है आइए जरा निकालें। अब कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि 3 साल टाइम है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल इतना है, तो बताओ क्या करेंगे? बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ये हो गया, और आपको सॉल्व भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यानी यहां पर भी मैं लिखूंगा प्रिंसिपल और अमाउंट। 10% का मतलब 1/10 होता है, मैं इसको कन्वर्ट कर चुका हूं हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो अब आपका जो भी डेटा आएगा वो सब हाफ ईयरली का ही आएगा। तो 10% का मतलब 1/10 मतलब 10 रुपए प्रिंसिपल है, 1 रुपए इंटरेस्ट, तो 11। 10 पर 11 आप दे रहे हो, ये 6 महीने बाद का डेटा है क्योंकि हाफ ईयरली चल रहा है, और ऐसा आपको 3 हाफ ईयरली में करना है। तो 3 हाफ ईयरली का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई या क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब करोगे तो दोस्तों ये आएगा 1000, ये आएगा 1331 यूनिट। यानी जो हमारे पास CI हाफ ईयरली की वैल्यू आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा छमाही, वो तो हो गया 331 यूनिट। और अगर मैं SI की बात करूं, वो चाहे आप हाफ ईयरली कहो चाहे एनुअल करो, SI में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे एनुअल लें चाहे हाफ ईयरली लें या क्वार्टरली लें, क्योंकि SI में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। CI में फर्क पड़ता है, क्योंकि CI में फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वहां पर जो हमारा ब्याज होता है वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। तो SI चाहे आप एनुअल ले या हाफ ईयरली ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं SI की बात करूं तो मेरा प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली का 1/10 है, तो 10,000 का 1/10 दोस्तों होता है 100 रुपए। 100 रुपए 1 हाफ ईयरली का ब्याज है, हमें 3 हाफ ईयरली का निकालना है, तो हमने 1000 का 1/10 निकाला, ये 1 हाफ ईयरली का था, इनटू कर दिया 3, यानी ये 0 कटा 300 यूनिट हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का है, ये प्रिंसिपल हमारा है, ये अमाउंट भी हमारा हाफ ईयरली का, ये सारा डेटा आपका हाफ ईयरली का ही है। कहने का मतलब ये है कि एनुअल से हाफ ईयरली हो या एनुअल से क्वार्टरली हो, आपको 2 चीजें चेंज करनी है, आपको टाइम चेंज करना है, आपको रेट चेंज करना है। हाफ ईयरली में रेट आधा, टाइम डबल होता है, बिल्कुल वही काम। बाकी जिस तरह से एनुअल वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया बिल्कुल एज इट इज आपको इसे भी सॉल्व करना है। तो आइए जरा दोस्तों रिलेट कर लें। अगर रिलेट करने की बात जब आती है तो हमारे पास प्रिंसिपल 20,000 गिवन था और हमारा प्रिंसिपल जो आया है वो आया है 1000। तो दोस्तों हो गया 1000 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 20,000 रुपीज, तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आई 20 रुपीज, यानी मुझे 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास सारे आंसर्स चले आएंगे। तो आइए जरा आंसर्स निकाल लें मेरे भाइयों। CI हाफ ईयरली कह रहा है, CI हाफ ईयरली की वैल्यू 331 यूनिट है, यानी 331 1 यूनिट की वैल्यू 20, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2660, यानी 6,620 रुपए। अब डिफरेंस की बात कर रहा है वो CI हाफ ईयरली या और SI का। अब मैं इसकी भी बात करूं तो आपको नॉर्मली फॉर्मूला हाफ ईयरली का बुक में तो मिलेगा नहीं, एनुअल का ही हम लोग यूज कर लेते हैं।
बिल्कुल सेम चीज है इस प्रोसेस से हाफ ईयरली की भी सारी चीजें आ जा रही हैं, CI SI वगैरह तो आ ही रहा है, साथ में डिफरेंस भी आ जा रहा है। तो डिफरेंस की बात करूं तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 331 यूनिट है, सिंपल इंटरेस्ट 300 यूनिट है। तो अगर डिफरेंस की बात करूं तो आएगा 331 यूनिट माइनस 300 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज है। सॉल्व किया दोस्तों, आया 31 इंटू 20 यानी 620 रुपए। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेथड था ये आपके हर जगह एप्लीकेबल है। आप नॉर्मल क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो वहां पे भी लगा सकते हैं, टाइम मिड ईयर्स के हो 2 साल 4 महीने 1 साल 6 महीने वहां पे भी आप लगा सकते हैं, बस रेट को चेंज करना होता है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली में भी एप्लीकेबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो अलग अलग वर्षों के लिए तो भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये रेशियो मेथड की बात हुई, पहला मेथड था हमारे पास जिसको हमने पढ़ा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, अभी तो ये शुरुआत है, अभी असली चीजें, असली खेल, असली जादू जो आप कहते हो वो तो अभी आने वाला है, जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जाते जाते मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूं, ये मेथड जो हमने यूज किया ये सारा कथकली, भरतनाट्यम या जो भी जादू वगैरह था ये हम तब कर पा रहे थे जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था। जितने भी ट्रिक्स वगैरह बताए जाते हैं, शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, वो मैक्सिमम कंपाउंड इंटरेस्ट में तभी एप्लीकेबल होते हैं जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना हो और बाकी वैल्यूज हमें दिए हों और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो जब मिलेंगे अगले लेक्चर पर तो हम उस तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने प्यार को बरकरार रखिए, वीडियो को लाइक करें, पूरा वीडियो जरूर देखा करें ताकि जो भी चीजें हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आए। अपने सुझाव, अपनी जानकारी, अपने क्वेश्चन जो भी वगैरह डाउट्स वगैरह हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लखनऊ के आसपास के स्टूडेंट हमारे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स को, जो कि हमारा कपूरथला चौराहे पर लखनऊ में अवेलेबल है। GMR कॉम्पिटिशन एज हमारी संस्थान का नाम है, हमारे चैनल का भी नाम है। तो जुड़े हमसे, सफलताएं पाएं। आपकी सफलता, आपका जो अचीवमेंट है वही हमारी अर्निंग होती है। एक टीचर के लिए आपकी सफलता से ज्यादा और कोई बड़ी चीज अर्निंग नहीं हो सकती। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।